Yeah. Okay. So we are live here. Hi. Hi to all present here and who all will be joining us in the meanwhile the session goes on. So today we'll be discussing about the crypto taxes which are going to be applicable soon. And the confusion is a big confusion about the taxes that where they will be applicable on selling or buying digital assets or what. So we have with us Mr. Saurabh Narayan Saxena, who is an experienced chartered accountant from many years and also a crypto enthusiast himself, who will be clearing all the confusions regarding the crypto taxes here today with us. So a very warm welcome to you, sir. Hello, Tushar, and welcome to everyone who is coming in our channel. And today we are discussing each and every point regarding taxation in cryptocurrency and what customer need to do after 1st July. Over to you, Tushar. Correct. So this is my request to all the audience who will be joining us that you can ask any question regarding the taxes that is making you confused. And so as these are going to be applicable soon, so the confusion needs to be cleared as soon as possible. That's why we are here today with Mr. Saurabh. So you can ask your questions in the chat section. Meanwhile, the session goes on and I'll put up your questions to Mr. Saurabh one by one. So without further ado, we'll start the session now. Okay, so Mr. Saurabh, there is a lot of confusion as I just explained. सब जानना चाहते हैं कि टैक्स लग रहा है 8% TDX है 30% on gains and all, but still एक confusion है, so that आप उसको क्लियर करें so that हमारी ऑडियंस क्लियर हो पाए एटलीस्ट कि करना क्या है. तो शुरुआत में जैसे अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत इनिशियल इन्वेस्टर हूँ क्रिप्टो में या फिर कह लीजिए 1-2 साल से कर रहा हूँ, बट सडनली आई गॉट न्यूज कि टैक्सेस लगने वाले हैं. ठीक है, देन आई एम कंफ्यूज्ड कि अब किस चीज पे टैक्स लगेंगे, बाइंग पे टैक्स लगने वाले हैं या फिर सेलिंग पे टैक्स लगने वाले हैं. तो ये कंफ्यूजन तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं. ओवर टू यू. थैंक यू तुषार. और ये क्वेश्चन इस समय बिल्कुल हॉट टॉपिक ही है कि बाइंग पे लग रहे हैं, सेलिंग पे लग रहे हैं या दोनों पे लग रहे हैं. पर अगर मैं इसको नटशेल में समझाऊं, जो ये सेक्शन इस पे एप्लीकेबल हुआ है वो 194S है. और 194S बहुत सिंपल सी बात करता है. वो कहता है कि आप अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने के बदले में पेमेंट कर रहे हैं, शब्द है पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने के बदले में पेमेंट करूंगा तो मुझ पे जिम्मेदारी है कि मैं TDS उसका 1% काटूं. इसको अगर मैं नटशेल में समझाऊं कि आप और मैं हैं, मैं मान के चलिए आपके पास बिटकॉइंस पड़े हुए हैं तुषार, और मैं चाहता हूं कि वो बिटकॉइंस मैं आपसे खरीदूं. तो मैंने आपसे बोला तुषार मुझे आपसे एक बिटकॉइन चाहिए. आपने मुझे प्राइस कोटेशन दी कि 17 लाख रुपए का है. तो while I paying to you 17 lakhs, I need to deduct 1% TDS और रेस्ट अमाउंट मैं आपको पे करना. यानी कि एज अ बायर मेरी काटने की जिम्मेदारी हो गई क्योंकि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं. पर अगर मैं इस साइकिल को उल्टी घुमाऊं और अगर मैं कहूं कि मैं सेल करना चाहता हूं, तो इस केस में क्या होगा, आप मुझे कंसिडरेशन पे करेंगे. क्योंकि आप मुझे कंसिडरेशन पे करेंगे यानी कि यहाँ पे जो ट्रिगरिंग वर्ड है वो है जो पे करेगा, तो आप मेरा 1% TDS काटे. तो अगर मैं करेक्ट समझाऊं कि ट्रिगरिंग वर्ड इज जो कंसिडरेशन पे करेगा उसे TDS काटना है. अच्छा, जो पे करेगा उसे TDS काटना है, अपने ही एंड पे काटना है उसको. अपने ही एंड पे काटना. ठीक है. पर और इसमें एक्सचेंज के केस में ऐसा होगा. ओवर टू यू प्लीज गो अहेड. No, you were saying something, so I was just. I'm saying कि पर दिक्कत क्या है, आपके यूजर्स को दिक्कत ये आएगी, वो ये सोच रहे हैं कि साहब हम कैसे TDS काटें. हमें क्या 10 नंबर लेना पड़ेगा जो TDS काटने के लिए लेना पड़ता है, क्या डीलिंग कर रहे हैं. तो हमें कैसे पता कि हमें किसका TDS काटना है, क्योंकि कस्टमर एंड पे तो बायो कॉइन उसके लिए या कोई भी एक्सचेंज उसके लिए इंटरमीडिएट है. तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक्सचेंज जो भी इन दोनों पार्टीज के बीच में इंटरमीडिएट है, अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपको काटना है. अगर है तो वो दोनों पार्टी से एग्रीमेंट कर सकता है. और इस केस के अंदर क्या होगा कि बायो कॉइन
1% TDS जो है वो कस्टमर से मना कर दे और अपने टैक्सेस खुद जमा कर दे, तो ऐसे केसेस के अंदर यूजर को TDS काटने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां एक्सचेंज एग्रीमेंट कर ले बायर के संग कि मैं अपना टैक्सेस खुद जमा कर दूंगा, तो वहां बायर को नहीं करता। अच्छा, सो बेसिकली दिस इज अ चॉइस ऑन यूजर्स एंड ओनली, कि वो खुद वो चीज डिडक्ट करना चाहते हैं टैक्सेस 1% TDS अपने एंड पे, या फिर वो एक्सचेंज के थ्रू करवाना चाहते हैं। हाँ, अब मगर वो उसके लिए यूजर और एक्सचेंज के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि मैं नहीं काटूंगा, बायर कहेगा मैं नहीं काटूंगा, एक्सचेंज आप अपना टैक्स खुद ही जमा कर दो। अच्छा, ठीक है। आई गेस ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि किस सोर्स पे, किस एंड पे टैक्स डिडक्ट होगा, तो ये शायद इस पॉइंट से क्लियर हो गई होगी ऑडियंस को। और पर अगर दोनों पार्टीज के बीच में तुषार अगर एक्सचेंज नहीं है, तो फिर तो यूजर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूजर को काटना ही पड़े, बायर को काटना ही पड़े। तो सौरभ जी, मैं जानना चाहूंगा इस केस में, इस पूरे सिनेरियो में जितने भी एक्सचेंजेस हैं, या फॉर से बायोकॉइन ही है, एक्सचेंजेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकती हैं यूजर के एंड पे, यूजर के लिए? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि यूजर को एक तरह की दिक्कत है, यूजर को यही नहीं मालूम कि मैं किसके पैन कार्ड पे TDS को जमा करूंगा। तो या यूजर और एक्सचेंज को जरूरत है कि वो एक एग्रीमेंट पे आए कि यूजर TDS ना काटे और उसके एवज में, उसके बदले में बायोकॉइन या कोई भी एक्सचेंज अपना TDS जमा कर ले। इसके अलावा जो बायोकॉइन है वो जब पेमेंट करेगा किसी को, जब कि बायोकॉइन पे भी जिम्मेदारी है, तो बायोकॉइन अपनी पार्टीज के जिनसे भी वो क्रिप्टो करेंसी परचेस कर रहे हैं और जिनको वो पेमेंट कर रहे हैं, तो बायोकॉइन की जरूरत है कि अपने उन पार्टीज का TDS काट के सरकार के खाते में सही समय पर जमा कर। क्योंकि देखिए, आप एक चीज इसको ऐसे समझिए, साइकिल में 3 जने हैं। पहला एक यूजर जो बाय करना चाहता है, दूसरा एक्सचेंज जो इंटरमीडिएट है, तीसरा सेलर जो अपनी करेंसी बेचना चाहता है। तो अगर मैं ऐसे चलूं कि यूजर सबसे पहले पैसा पे करेगा बायोकॉइन को, बायोकॉइन पैसा पे करेगा उस सेलर को जो अपनी करेंसी इस बायर को बेचना चाहता है थ्रू बायोकॉइन। नाउ इस साइकिल के अंदर अगर ये प्रोविजन, ये सर्कुलर ना आता तो क्या होता कि यूजर काटता। क्यों? क्योंकि यूजर से पेमेंट हो रहा है एक्सचेंज को, एक्सचेंज से पेमेंट हो रहा है सेलर। अब ये प्रोविजन आने के बाद ऐसा हो सकता है कि बायर से हम मना कर दें क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो गया है और हम अपने सेलर का 1% TDS काटे जमा कर दें। तो एक एक्सचेंज की ये जिम्मेदारी है कि वो एग्रीमेंट करे बायर और सेलर के संग, और बायर को फ्री कर सकता है और सेलर का 1% काट के सरकार के खाते में जमा कर सकता है। ओके, सो इट्स क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ बेसिकली। सो एक चीज और है, क्या INR डिपॉजिट करने पर भी टैक्स डिडक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है कि जब भी मैं कोई एसेट को ट्रांसफर करने के केस में पेमेंट करूं, अगर मैं कोई भी यूजर आपके यहाँ डिपॉजिट करता है, तो हो सकता है कि वो सही रेट आने का इंतजार करे। उसको लग रहा है कि बिटकॉइन अभी 17 पे है, 16 का आ जाए तब मैं ले लूंगा, 15 का है तब मैं ले लूंगा। तो अभी तो उसने ट्रांजेक्शन ट्रिगर किया ही नहीं है, तो डिपॉजिट के केस में किसी प्रकार का TDS नहीं लगेगा। योर ट्रिगरिंग पॉइंट इज व्हेन कस्टमर इनिशिएट एनी ट्रांजेक्शन। जब वो इनिशिएट करेगा तो वो डिपॉजिट से पेमेंट उठ के जाएगा सेल्स के लिए, और जहां कंसिडरेशन पे होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला, वहां पे आपका TDS कटेगा। तो डिपॉजिट के केस में किसी प्रकार का TDS नहीं कटना है। एक और कंफ्यूजन से ज्यादा एक क्वेश्चन है, लोगों क्यूरियस हैं इस चीज को जानने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल द टैक्सेस, ये तो हमें पता ही है, लगने ही लगने हैं फाइनली, बट फिर भी कुछ एक एक सेक्टर है कम्युनिटी का जो जानना चाहता है कि क्या कोई तरीका है इस क्रिप्टो करेंसी में टैक्स बचाने का? Am I audible to you? तो हाँ, थोड़ी सी हल्की सी आवाज कट गई थी तो शायद या फिर से सो बोल। बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि एक एक समाज का एक तबका है, कम्युनिटी का एक सेक्टर है जो ये जानना चाहता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है? हेलो? हेलो या एम आई हेलो ऑडिबल सर? एम आई ऑडिबल? या या
या सो आई वाज आस्किंग कि क्या क्रिप्टो करेंसी में टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है? हमारे बहुत सारे यूजर ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाए हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई तरीका है कि अगर आप गेन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे गेन करते हैं, तो आप अपना टैक्स किसी तरीके से बचा सकते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनल इनकम में क्या होता था, तो शायद कि मेरे को अगर इनकम हुई 3 लाख रुपए की या 3.5 लाख रुपए की, तो पहले मैं 2.5 लाख रुपए तक की स्लैब लेता था। फिर मैं एटीसी की डिडक्शन लेता था, मेरी एलआईसी की, मेरी बच्चों की फीस की, मेरे अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स की, म्यूचुअल फंड्स की, मैं वहाँ पे डिडक्शन ले लेता था। पर क्रिप्टो के अंदर किसी प्रकार की कोई स्कोप नहीं है। आपकी फ्लैट 30% लगना है, और अगर आपको किसी करेंसी में लॉस है और किसी करेंसी में प्रॉफिट है, तो वो आपस में भी सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं। तो आपको स्ट्रेट अवे 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली गाइज, आप सबको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप क्रिप्टो में टैक्स बचा लें, क्योंकि बहुत फ्रेशली ये टैक्सेस एप्लीकेबल हुए हैं। तो जैसे कि सौरभ जी ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज लाए हैं गवर्नमेंट, तो ये आपको करना पड़ेगा ही। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है टैक्सेस पे, कि दो चीजें होती है, दो वर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका नेट प्रॉफिट होता है और एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये भी डन। थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि इन दोनों में से किस पर टैक्स लगेगा, नेट गेन्स पर या देख ग्रॉस गेन्स पर? देखिए, क्रॉस और आपके में केस में नेट में क्या डिफरेंस है? हमारे केस में यूजर जब कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, तो उसको कुछ एक सर्टेन गेन हुआ। लेट्स सपोज कि मैंने 1 लाख रुपए की कोई करेंसी को 1,20,000 में बेची। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज 20,000 गेन। बट नाउ जब यूजर ने ये करेंसी परचेज करी थी, तो उसके ऊपर कुछ एक खर्चा किया, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज दिया, जीएसटी पे किया करेंसी परचेज करते वक्त। साइमल्टेनियसली यूजर ने क्या किया कि सेल करते वक्त भी उसने कमीशन पे किया। तो ग्रॉस और नेट में आपका जो फर्क आएगा ना, वो केवल ब्रोकरेज चार्जेस और जीएसटी जो आपने एक्सचेंज को पे किया है, केवल आपको उस खर्चे की डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी और खर्चे की डिडक्शन आपको अलाउड हो। ओके ओके, सौरभ जी, आप इसी पॉइंट को एक बार और थोड़ा सा इलेबोरेटिवली वे में बता सकते हैं प्लीज? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक करेंसी परचेज करी, मैंने 1 लाख रुपए की करेंसी परचेज करी बिटकॉइन। ठीक। मेरे एक्सचेंज ने मुझ पर उससे कमीशन चार्ज किया 1,000 रुपए का। अब मुझे 1,20,000 पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और मैंने अपनी उस करेंसी को बेचा। मैं वो एक्सचेंज सेल पे भी 1% का कमीशन चार्ज किया। लेट्स सपोज 1,000 रुपए और चार्ज हुआ। अगर मैं ग्रॉस की बात करूं, तो मैंने 1 लाख रुपए की करेंसी को 1,20,000 में बेचा। व्हाट इज माय गेनिंग? 20,000। अब मेरे एक्सपेंडिचर क्या खर्च हुए उस गेन को करने के लिए? 1,000 रुपए की ब्रोकरेज जाते वक्त, 1,000 की ब्रोकरेज आते वक्त, सेल और बाय। तो वो 2,000 रुपए मेरे हो गए एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इसमें से 20,000 में से 2,000 घटा देता हूं, तो 18,000 मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। ओके। एंड जो मैंने ग्रॉस गेन किया था वो मेरा कितना था? 20,000। 20,000, करेक्ट करेक्ट। हाउएवर यूजर ये कह सकता है कि साहब, मैंने टेलीफोन, मेरा इंटरनेट का खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने तो क्रिप्टो करेंसी परचेज करने के लिए ब्रॉडबैंड लगवा रखा था। यूजर कह सकता है, पर सरकार ने साफ बोला है किसी प्रकार का यह सेल करने के लिए जरूरी है। डन डन। और एक चीज और भी थी, जैसे हमने अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है कि P2P ट्रांसफर पे भी क्या टीडीएस कटेगा? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल या पीयर टू पीयर, P2P? पीयर टू पीयर, यस, बिल्कुल कटेगा। पीयर टू पीयर के अंदर यूजर और दूसरे यूजर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में कोई एक्सचेंज तो है नहीं। अगर मैं आपको बेच रहा हूं तो कोई एक्सचेंज है नहीं। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकता है कि तुम्हारी जगह पे मैं अपना टैक्स पे कर दूंगा, आपकी जगह पे मैं आपका टैक्स पे कर दूंगा। यहाँ बिल्कुल बायर को, अगर बायर का टर्नओवर, यहाँ पे एक कैच वर्ड है, सरकार ने एक शब्द इस्तेमाल किया है तुषार, स्पेसिफाइड परसेंटेज का। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? सरकार ने बोला बड़ा बड़ा टैक्स पेयर। बड़ा टैक्स पेयर की परिभाषा, अगर आपका व्यापार में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, या फिर आप सर्विसेज में डील करते हैं और आपके सर्विसेज की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप पे टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बन जाती है। और पीयर टू पीयर के केस में तब आप अपने सेलर को पेमेंट करते वक्त 1% टीडीएस काटेंगे। पर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, 50 लाख से नीचे है, इन केस ऑफ सर्विसेज, तो आपको काटने की आवश्यकता नहीं।
तो क्या ये उसी पॉइंट से सिमिलर बात है P2P वाली जो आपने अभी एक्सप्लेन करी थी कि यूजर टू यूजर अपने एंड पे उनको काटना पड़ेगा TDS? बिल्कुल काटने की जरूरत है, मगर उनका स्पेसिफाइड पर्सन होना जरूरी है, और स्पेसिफाइड के लिए 1 करोड़ बिजनेस के केस में और सर्विसेज के केस में 50 लाख 50 रुपए लाख। से ऊपर का टर्न। ओके ओके। सो और एक पॉइंट और भी गवर्नमेंट की तरफ से आया था, कोई ऐसा केस था जिसमें कि आपने अगर हाँ पैन कार्ड वगैरह आपके पास नहीं है और आपको नहीं पता, तो आपका जो TDS है वो ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल। ज्यादा भरना पड़ सकता है। देखिए तुषार, अगर हम अपने इनकम टैक्स के सेक्शंस को पढ़ें, वहां पे टीडीएस के कोई भी प्रोविजन है, ये सेक्शन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन आप सेक्शन देखेंगे कि अगर आप किसी से कुछ सर्विसेज लेते हैं और उस पे पैन कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस लगाने के लिए बोला हुआ है डिडक्टर से 20%। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर पे पैन कार्ड ही नहीं हुआ केवाईसी में, तो यूजर का जो टीडीएस का रेट आएगा वो 1% नहीं होगा, इस केस के अंदर 20% हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो टीडीएस ऐसे केसेस के अंदर बहुत हार्श हो जाएगा और 20% हो जाएगा। Okay, it is 20% or the limit is 5% only? Because I read it somewhere, I guess. देखिए, जो आप 5% की लिमिट की बात कर रहे हैं, वो है नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हमें 2 सेक्शन समझने पड़ेंगे। एक सेक्शन कहता है कि आप पे पैन कार्ड है ही नहीं, वाइल दूसरा सेक्शन कहता है पैन कार्ड तो है पर आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते। Okay. These are two different things, correct? Got it? Yeah, your voice is breaking, Mr. Saurabh. एक कहता है कि आपको पैन कार्ड नहीं है, Yeah. दूसरा कहता है पैन कार्ड तो है पर आप पैन कार्ड नहीं है, तो आप पे लगेगा 20, आपने रिटर्न फाइल नहीं करा। कि 2 तरीके की चीजें हैं। पहला केस हो सकता है कि पैन कार्ड। सौरभ जी, ये पॉइंट आप दोबारा बता दीजिए क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। और दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास पैन कार्ड तो है पर आप अपने, तो पहले मैं बात करता हूँ पहले केस। ठीक। Am I audible to you, Tushar? Yeah, your voice is breaking in between. Hello. Yeah, now you are audible. Yeah. Hello. Hello. Am I audible, Mr. Saurabh? Yes. Tushar, am I audible to you? या सो लास्ट पॉइंट में आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई थी, तो एक बार थोड़ा सा सीक्वेंशियली उस चीज को समझा दीजिए प्लीज। मैं समझा। देखिए, 2 तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। ए, मुझ पे पैन कार्ड है, बी, मुझे पैन कार्ड नहीं है, बी, पैन कार्ड तो है पर मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता। ये 2 तरीके के सिनेरियो होगा। पहले केस में जिसमें मुझ पे पैन कार्ड नहीं है, जब पैन कार्ड ही नहीं है तो फिर मुझ पर 20% का टीडीएस एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 194(s) के अंदर जो आपकी नॉन हैविंग पैन कार्ड नंबर पे कोई भी प्रकार की छूट नहीं है, तो सीधा स्ट्रेट अवे 20% कटे। केस नंबर बी, पैन कार्ड तो है पर पिछले 2 सालों तक मैंने आईटीआर फाइल नहीं की। 2 सालों का मतलब अभी हम चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 21-22 एंड उससे पिछला वाला जो हुआ वो आपका 20 और 21। तो अगर मैंने इन दोनों सालों के अंदर आईटीआर फाइल नहीं की है, पैन कार्ड तो है पर आईटीआर फाइल नहीं की है, ऐसे केसेस में आपका कटेगा 5%। 5%, ओके। 5%। तो आप अगर देखेंगे तो अगर ये दोनों जगह पे सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी कि मुझे पैन कार्ड नहीं है, जब मुझे पैन कार्ड ही नहीं है तो मैं फाइल क्या करूंगा इनकम टैक्स की रिटर्न, तो दोनों में से फिर आपके 20% ही कटेगा इंस्टेड 5%। ओके, सो या आई गेस ये पॉइंट बहुत जरूरी था समझना यूजर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। एग्जैक्टली। तो ठीक है, एक वर्ड यूज हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, आई गेस ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके फॉर द डिडक्शन ऑफ द क्रिप्टो टैक्सेस। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अ बिट कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ यूज हुआ है प्रॉपर्ली? ओके, देखिए
अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर पीयर टू पीयर के अंदर यूजर ट्रांजैक्शन करता है तो पीयर टू पीयर के अंदर बायर को काटने की जिम्मेदारी है सेलर को, क्योंकि उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है। पर जहां पे कहीं पे एक्सचेंज आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज बीच में आ जाएगा और बायर अपना ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू कर रहा है, ऐसे केसेस के अंदर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का क्या बोला कि बायर से कह दिया कि आप सेलर का मत काटो, और एक्सचेंज से कह दिया कि ऑल्टरनेटिवली, शब्द इस्तेमाल हुआ ऑल्टरनेटिवली, एक्सचेंज आप ऑल्टरनेटिवली बायर को मना कर दो, बायर ना काटे, आप डायरेक्ट सेलर का खुद काट लो। तो हम इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, जहां बायर और सेलर एक दूसरे का ना काट के एक्सचेंज पे जिम्मेदारी दे दी कि एक्सचेंज सेलर का काट के सरकार के खाते में जमा कर दे। दैट इज योर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। ओके ओके, सो ये था इसका मतलब। ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में सेस चार्ज के ऊपर। क्या ऐसे भी कोई टर्म अभी इंट्रोड्यूस हुई है क्रिप्टो टैक्सेस के अंदर? देखिए, सेस कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सरचार्ज कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सेस और सरचार्ज पहले से ही एप्लीकेबल थे। आपके जितने भी इनकम पे, आप चाहे क्रिप्टो से इनकम कमाएं या नॉन क्रिप्टो से इनकम कमाएं, तो आपकी इनकम पे आने वाले टैक्स पे जितना भी टैक्स निकलता है उस पर 4% का एजुकेशन सेस लगता है, और वो बहुत पहले से ही प्रैक्टिस है। तो चाहे आप क्रिप्टो से इनकम कमाए या नॉन क्रिप्टो से इनकम कमाए, आपके आने वाले क्रिप्टो पे आने वाले 30% टैक्स पे 4% का एजुकेशन सेस लगना ही है। और सरचार्ज होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम से ऊपर पे, लेट्स से 20 लाख रुपए आप ऊपर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप पे इनकम टैक्स के अलावा एक सरचार्ज और एप्लीकेबल हो जाता है। तो सरचार्ज और सेस पहले भी आप देते थे और आज भी है, उसका क्रिप्टो से कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, वो जनरल है। ओके, अच्छा, अभी एक हाल ही में एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि एक जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि ये कह रहे हैं कि पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्रिप्टो गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर आता भी है कि नहीं आता। सो इस पे आपकी कोई स्टेटमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से तो देखिए जीएसटी का नियम बहुत साफ है। जीएसटी का नियम कहता है कि या तो कोई चीज गुड्स है, और गुड्स की डेफिनेशन सरकार ने डिफाइन कर रखी है, और अगर कोई भी चीज गुड्स नहीं है तो आप उसे ऑटोमेटिकली सर्विस में आएंगे। तो अगर मैं उस जनरल बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, तो अगर आपने उसको क्रिप्टो को गुड्स के अंदर डेफिनेशन के अंदर नहीं डाला सरकार, तो मेरे उस जनरल सेक्शन की इंटरप्रिटेशन समझ में जो आती है, वो कहता है कि जो चीज गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिकली सर्विसेज में जाएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली ही सर्विसेज में आ जाएगा, सो सर्विसेज में जाएगा, जीएसटी कभी ना कभी एप्लीकेबल हो जाए। एप्लीकेबल होगा ही होगा, होगा ही होगा। ओके, सो क्योंकि सरकार देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस पे, और सरकार चाहेगी कि अपने टैक्सेस क्यों छोड़ सके। Correct. So any kind of final statement from your side, Mr. Saurabh, so that users थोड़े से इस चीज को लेके तो क्लियर हो ही गए हैं कि किस किस तरह के टैक्सेस लगेंगे और कैसे कैसे लगेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्या है क्या नहीं है, और जो भी कंफ्यूजन है सारी क्लियर भी हो गई हैं शायद इस दौरान। तो आप एक फाइनल स्टेटमेंट जो आप यूजर्स को कहना चाहेंगे जो क्रिप्टो करेंसी में रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन थोड़े से वो निराश हो गए थे जब से टैक्सेस एप्लीकेबल होने की बात हुई थी, और अब तो टैक्सेस लगने ही वाले हैं एक तरह से। तो देखिए, मेरा एक फाइनल से है कि किसी भी कॉइन का एक पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, और शायद बहुत सारे यूजर डिमोटिवेट भी हों, पर आप इसकी एक अदर साइड में सोचिए। देखिए कि सरकार, पहले हमें लगता था कि कहीं सरकार इसको इलीगल ना कर दे, कहीं सरकार हमें इस ट्रांजैक्शन पे हमें नोटिस ना भेजें, पर जब से इस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हुई है, तो शायद आप ये भी तो सोचिए कि आपके ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन लीगल हो गए। आप क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पे जो एक यूजर को एक इलीगल होने का डर था कि कहीं सरकार उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इलीगल ना कर दे, तो आप उससे भी तो बच गए। और सरकार की मंशा भी दिखती है। अगर आप देखिए, अगर आप कार्ड गेम्स में जीतते हैं, हॉर्स रेस गेम में जीतते हैं, आप किसी प्रकार की लॉटरी जीतते हैं, आप केबीसी के अंदर गेम जीत के आते हैं, तो भी तो आपको 30% टैक्स देना होता था। Exactly. तो ऐसे वाली जो आपकी अनयूजुअल इनकम है, उस तो पहले भी 30% था। तो क्रिप्टो के लिए हार्श अगर आप कहें कि 30% है, तो कुछ पॉइंट्स में तो जरूर है कि आपके लॉसेस और गेन्स आपस में सेटअप नहीं हो रहे,
और आप ये भी सोचिए कि वो चीज लीगल भी तो हो गई एक तरीके से। बाकी मेरा यूजर से कहना है कि आप जो इनकम कमाते हैं, जो आप उस पर कमा रहे हैं, अगर आपका 1% टीडीएस कट रहा है, तो अगर आपने साल भर में कोई भी प्रकार का गेन नहीं किया है या आपको किसी प्रकार का कोई और टैक्स आता है, तो आपका ये जो 1% कटेगा वो आपके अदर टैक्सेस से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपका साल भर में कोई गेन नहीं होता है तो आप अपना आईटीआर भरिए और इस पैसे का रिफंड ले लीजिए। अरे वाह, ये बहुत सही पॉइंट्स थे सारे के सारे सर, और आई गेस हमारे यूजर्स काफी हद तक कंफ्यूजन उनकी क्लियर हो गई होगी। एंड फिलहाल और एक क्वेश्चन एक था कि if GST is applied, then the tax will be like 59%, or it's big amount of tax kind of thing. ऐसा कुछ एक confusion kind of question. आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो बिल्कुल होगा। अगर सरकार जैसे कि मंशा हमें अभी न्यूज से सुनाई में दे रही है कि सरकार चाहती है कि उसको वो 28% के दायरे में कर दें, पर मुझे लगता है कि सरकार अगर 80% ग्रॉस वैल्यू पे लगाएगी तो थोड़ा मुश्किल परसेंटेज लगा देगी जो कि यूजर किसी भी एक्सचेंज को देता है, पर 28% या 18% क्रिप्टो पे लगाना ग्रॉस पे मुझे लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट होगा। और ऐसे केसेस के अंदर अगर 28 यूजर एक ट्रांजैक्शन पे जब देगा, 30 अगर उसको गेन होता है तो तब देगा, तो वो 58 पर जाएगा। और 1% तो टीडीएस काट ही रहे हैं एक्सचेंजेस उसके, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल है। तो सरकार बीच का कोई रास्ता जरूर इस पर ढूंढेगी। जैसे कि अगर आप देखें कि जो एयर बिजनेस होता है या जो ज्वेलर्स बिजनेस करते हैं, अगर आप उनके बिजनेस को देखें तो उनके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है वो बहुत हैवी होती है। थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ज्वेलर एक 10 ग्राम की अंगूठी बनाता है, तो 10 ग्राम के लेट्स सपोज करिए कि सोने की वैल्यू है 30,000, और ज्वेलर उस पे अपनी मेकिंग चार्जेस लगाता है 2,000 रुपए का, 32,000 की अब ये घड़ी हो गई, ये एक अंगूठी हो गई। अब 32,000 पे 18% जीएसटी लगाना सरकार के लिए फिजिबल नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए कंसेशनल रेट लिया है 1% या 2%। मुझे लगता है कि ऐसे ही किसी रेट को आप देखेंगे क्रिप्टो पे बनस्पत की वो फुल वैल्यू पे लगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जीएसटी टैक्सेस जो अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ होंगे, क्या आपको लगता है कि जो बाकी टैक्सेस जैसे टीडीएस है या गेन्स पर जो टैक्स अभी उन्होंने एप्लीकेबल करने को बोला है, कहीं फ्यूचर में जाके क्रिप्टो को लेकर जब थोड़ी और क्लैरिटी आएगी गवर्नमेंट के अंदर, क्या लगता है आपको कि ये टैक्सेस में वो लोग फ्लेक्सिबल होंगे? देखिए, अगर आप 30% पहले ही किसी से टैक्स ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 28 लगेगा। तो अगर मैं सोचूं गवर्नमेंट की जो मैं न्यूज मीडिया कवरेज में देख रहा हूं तो लगता है कि लग जाएगा और थोड़ा हार्श हो जाएगा। पर देखिए, क्रिप्टो अपने संग संग एक टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, तो गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे इतना भी डिनाइल मोड में नहीं जा सकती कि वो मार्केटिंग खत्म हो जाए इंडिया में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता होगा और इतना हर्ष नहीं होगा जितना कि मीडिया और न्यूज में देख रहे हैं कि 58% टैक्स लगे। तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक बीच का एक रास्ता निकलेगा। Cool. My confusions are at least cleared from all these points that you just said, and मुझे लगता है यूजर्स की भी most of the confusions सारी clear हो गई होंगी टैक्स को लेकर। So thank you so much सौरभ जी for joining us for this beautiful session, wonderful session, knowledgeable session, and yeah, I guess we are good for now. Thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you. अरे वो न्यूज वालों के साथ इंटरव्यू, हाँ वो चल रहा था तो मेरा बिल्कुल वो था ना, मैं तभी आपको ऐसे इशारा कर रहा था। तभी तो मैंने अपना फोन बंद कर रखा हुआ है, तो किसी का फोन आ जाता है ना तो वो टन 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 बोलेगा। अंकल एलेक्स से बात करो, दिल्ली का ही है। अरे वो जो आप कह रहे थे ना, मैं उसको बुला लूंगा, पेमेंट करवा दूंगा। मेरा ख्याल है 100% आप मुझ पे अभी मैं आपको नहीं करता, आप अपने पास अपने देखो, मैंने